जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एनटीपीसी ग्रीन। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ था जिसने मार्केट में बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट किया, बट जैसे ही वैल्यूएशन लेके आए फुस हो गया। और उसके बाद में जितने लोग अच्छे खासे रिटर्न सोच रहे थे वैसे रिटर्न्स उन्हें मिले नहीं। बट अब क्या सोचा जा सकता है, क्या इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनियों को हम डिटेल में एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरा देखना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा लो यार, उसमें आपको लंबे समय तक भरपूर कंटेंट मिलता है। डिटेल एनालिसिस होती है, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज के ऊपर भी बातचीत होती है और ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश होती है जहां पर आपका रिटर्न्स भरपूर बने। राइट, तो ज्वाइन का बटन है नीचे, उसको दबाओ यार और सब्सक्राइब करो, खत्म करो मैटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं इस तरह की डिटेल वीडियो कोई भी बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। इसको मैंने प्राइमरली 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंड, विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूज़ ऑफ द फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्या चल रही है मार्केट में। थर्ड, बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। और फोर्थ, टेक्निकल। लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, और अगर नहीं तो इन्वेस्ट करने का मूड है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल्स। सितंबर 25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 612 करोड़ पे आ चुकी है सेल्स, जो पहले 504 करोड़ थी। मतलब कब? सितंबर 24 क्वार्टर में। मतलब लास्ट ईयर का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 504 करोड़ था, जो बढ़कर अब 612 करोड़ हुई। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर लें, 419 करोड़ था पहले और अब हो गया है 530 करोड़। पहले ये 100 रुपये पर 83 रुपीज़ घर ले जा रहे थे, अब ये 100 रुपये के बिजनेस पे 86 रुपीज़ घर ले जा रहे हैं। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। जब ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता है ना किसी कंपनी का, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो सही भी है क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है मतलब कंपनी का बिजनेस इफेक्टिवली सही काम कर रहा है। और अगर बिजनेस इफेक्टिवली सही काम कर रहा है तो हम इन्वेस्ट किधर कर रहे थे? बिजनेस में ही तो कर रहे थे, राइट। और उसके बाद में इंटरेस्ट, मेरे को मेन यहाँ पे कंसर्न इनका है यार, डेट इनका जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। 195 करोड़ का पहले पिछले साल इन्होंने ब्याज भरा था सितंबर क्वार्टर में, अब इन्होंने 207 करोड़ का भरा है। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो पहले 37 करोड़ पे था, फिर 86 पे हुआ। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया। सेल्स बढ़ी है 500 करोड़ से 612 पे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37 करोड़ से बढ़कर 86। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों हुआ उसके पीछे रीज़न समझना। लास्ट ईयर इन्होंने टैक्स का पेमेंट किया था 42%। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसके ऊपर आप टैक्स भरते हो, तो टैक्स इन्होंने बताया 42%। इस साल इनको लगा है 29%। ऐसा क्यों होता है उसको समझो। हर साल गवर्नमेंट के अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कंपनीज के लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट का एक कॉन्सेप्ट होता है। आपको एज एन इन्वेस्टर इसको टेक्निकल में नहीं जाना चाहिए, मैं जानता हूँ ये चीज़ को, बट एट द एंड अभी इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उल्लेख करने का कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ इतना समझिए, ये टैक्स का एडजस्टमेंट भी था कि एक बार इनको 42% भरना पड़ा और इस बार इनको 29% भरना पड़ा, पर ठीक है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो बस एक ही कंसर्न दिख रहा है मेरे को कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज ठीक। जून क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो जून क्वार्टर में इनकी सेल्स थी ज़्यादा, 680 करोड़ थी, जो गिरकर 612 करोड़ हुई है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। एनटीपीसी ग्रीन है, मतलब पावर कंपनी है, तो पावर कंपनी की डिमांड तो यार पूरा टाइम रहेगी रहेगी ना, सीजनल डिमांड थोड़ी होती है ये। तो इफेक्टिवली वहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है। और इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन भी पहले 89% का था, जो अब हो गया 86% का। तो पिछले क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करने जाता हूँ ना तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। रही बात, प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 141 पे है, जबकि इंडस्ट्री का 32 ही है। ऐसा क्यों हुआ ये? एनटीपीसी ग्रीन आई मार्केट में, बिजनेस अभी बहुत ज़्यादा चालू नहीं किया था, लोगों ने उसको वैल्यू कर दिया, आईपीओ आ गया ना। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो आप ये देखते हो कि 1 रुपए की अर्निंग पर मार्केट इसको कहाँ वैल्यू कर रहा है, कितने कितने गुना उसको वैल्यू कर रहा है उसकी 1 रुपए की अर्निंग पे। अर्निंग चालू हुई नहीं है, मार्केट ने इससे उम्मीद रख ली बहुत ज़्यादा, तो प्राइस बढ़ गया ज़्यादा, अर्निंग उतनी नहीं हुई है, तो पी रेशियो इनका बढ़ गया।
एज ऑफ नाउ मैं ये पिछले दो वीडियोस भी मैंने जो बनाए थे एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर, मैंने उधर भी कहा था इसका प्राइस अर्निंग रेशियो अभी नहीं देखा जा सकता। पहले तो और भी ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि अर्निंग अब चालू हो गई है ना। तो अर्निंग जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक इसका प्राइस अर्निंग रेशियो स्टेबल नहीं होगा, है ना। और डेट इक्विटी रेशियो इनका ज़्यादा है, 2:1 है। 21,826 करोड़ का डेट है, बस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न ज़्यादा है। तो वो ये चीज़ें ना फिर कंफर्ट नहीं देती हैं। अगर प्रमोटर की बात करूँ तो 89% के ऊपर प्रमोटर है, FIIs 2% पे है, DIIs 4.69% पे है, और पब्लिक का 4.5% है। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत की बात बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। एनटीपीसी इनका मेन प्रमोटर है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। CTRL डेटा सेंटर्स के साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं और इन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके कारण इनको अच्छा खासा बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। तो कंपनी ग्रो कर रही है। एक है ना बहुत कंसर्निंग बात बताता हूँ आपको, जो बिजनेस वाले चैप्टर में आएगी, अपन नेक्स्ट बिजनेस पे चली जाते हैं पहले से, वो बिजनेस वाले चैप्टर में आई जाएगी बात। 2022 में इस कंपनी को चालू किया गया, NGEL के नाम से। लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट की नहीं, पब्लिक सेक्टर की। और इसमें हाइड्रो को अगर हटा दूं तो भाई साहब रिन्यूएबल की सबसे बड़ी कंपनी। और वो NTPC भी, NHPC भी तो है ना अपने पास। तो उसके चक्कर में इनके पास कैपेसिटी है 26,071 करोड़ मेगावाट्स की, और ऑपरेशनल है 3,320 मेगावाट्स। यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि यार इनकी अर्निंग अभी तक चालू ही नहीं हुई है। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो अपने कैपेसिटी से ये करीब करीब 15% पे अभी ऑपरेशन पे है, मतलब जितनी कैपेसिटी है उसका 15% ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल इनके चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले हुए हैं 13,576 मेगावाट्स के, वो भी आधा ही हुआ ना। तो मतलब अभी इफेक्टिवली देखूं तो अपनी 60% तक ही अभी तक काम कर रहे हैं, अभी तक 100% पे तो गए नहीं है। वो अलग बात है, पावर कंपनीज कभी भी अपने 100% कैपेसिटी पे काम भी नहीं करती है, बट 70-75% पे जाएंगी तो इनकी अर्निंग बढ़ेगी ना, और बहुत अगले लेवल पे बढ़ेगी। जिसमें ये मेजर काम किस में कर रहे हैं, सोलर में। 91% ऑफ द रेवेन्यू इनका जो आता है वो आता है सोलर से। विंड से आता है 4.5% के करीब करीब, और बाकी कंसल्टेशन ये लोग करते हैं 1.5%। तो इफेक्टिवली वहाँ से अगर आप देखने जाओगे तो कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है और अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, बट पॉइंट ये है कि अभी तक हुआ नहीं है, तो इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, तो वो महंगी लगती है। और अभी डेटा सेंटर्स के साथ में जो ये लोग काम करना चालू कर रहे हैं, देखें अभी AI का फ्यूचर कैसा चलता है, उसमें कितना डेटा सेंटर्स का यूसेज है, क्योंकि चाइना से कुछ ना कुछ खबर आती है, तो यहाँ से ना फिर कंपनी के लिए रिस्क बढ़ जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सिडरी वाइज अगर मैं बात करूँ, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उसके साथ मिलकर ये लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। इंडियन ऑयल के साथ भी इन्होंने काफ़ी अपने सेटअप बनाए। कंपनी देखा जाए ना धमाकेदार काम कर रही है, बट पॉइंट ये है कि अभी करना चालू किया है और कंपनी को मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दिया है, और उस वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू के चक्कर में कंपनी की है प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ गई। अब लोगों का इंटरेस्ट इतना नहीं आता, क्योंकि हम लोग सब लोग जो भी देखते हैं एक बार कंपनी का वैल्यूएशन तो देखेंगे ना। बिना वैल्यूएशन देखे आंख बंद करके तो पैसा नहीं डाल सकते, और डालना भी नहीं चाहिए, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेक्निकल्स। 98 एक सपोर्ट है और 88 दूसरा सपोर्ट है। जब तक 110 के ऊपर नहीं चलती है कंपनी तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मत समझना, और जब तक 120 के ऊपर नहीं चलती तब तक सुपर स्ट्रांग मत समझना। लेवल्स हैं यार, मैं क्या करूं, इसके बहुत छोटे छोटे लेवल्स है। अगर आप देखोगे तो 98 से लेके 88 से लेके 120, हाँ देखा जाए तो 30% हो गया, बट उसमें बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो उसको आपको देख के ही चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का विजन है, 10 साल का विजन है, तो ठीक है कंपनी। मैं एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करने का। रीज़न आपको बताता हूँ। अभी जिस हिसाब से ये लोग अर्निंग्स लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे अर्निंग्स बढ़ाएंगे, तो अर्निंग्स अगर बढ़ेगी ना, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल में आता जाएगा। और अगर वो कंट्रोल में आता है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बेनिफिट होगा, मेरे लिए होगा, कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक लगेगा। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ, बट मैं अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, मेरा दिमाग चलेगा कि हाँ यार इसमें मैं इन्वेस्ट करूँ, बट मेरा विजन 5 से 7 साल का मिनिमम होता है। तो इतने लंबे ड्यूरेशन तक अगर आपके पास कंट्रोल है, इतने लंबे ड्यूरेशन तक आपके पास पेशेंस है, देन सोचना है इस कंपनी के बारे में। वरना तुम सोचो छोटे टाइम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगी, तो यार उसकी उम्मीद एज ऑफ नाउ जो आज की करंट सिचुएशन है उसमें नहीं है उम्मीद। ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे भी बनाया है।
टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।